हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार स्टेट कक्षा 9 से 10 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक से सेट 6 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा सोशल साइंस। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल है, अंगूरों का अध्ययन है। सवाल है, अंगूरों का अध्ययन है, क्या है? द्राक्षा कृषि, पुष्प कृषि, फल कृषि विज्ञान या फिर रेशम कीट पालन। इसका सही आंसर है द्राक्षा कृषि, जिसे विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर का शुद्ध हिंदी द्राक्षा कृषि होता है, अर्थात ये विकल्प सही होगा। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान की विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, बताना है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग होता है ये बताना है। मिल्क फीवर, खुरहा, एंथ्रेक्स या फिर बोवाइन फ्लू। इसका सही आंसर मिल्क फीवर है। ध्यान रखिएगा, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग होता है। ठीक है ना। मिल्क फीवर दुधारू पशुओं को होने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में विद्यमान कैल्शियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। अगला सवाल है, धान के पौधा उगाने की डैपाग विधि विकसित हुई थी, कहाँ हुई थी ये? चीन में, जापान में, इंडोनेशिया में या फिर फिलीपींस में। तो याद रखिएगा, डैपाग धान उगाने की एक विधि है जिसका विकास फिलीपींस में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? फिलीपींस में। और याद होगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही ये जो आपका है ना चावल अनुसंधान केंद्र, यहीं पे स्थित भी है। भारत में कहाँ है? कटक में है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखा जा सकता है यहाँ पे कि दुनिया में चावल की लगभग 10,000 किस्में हैं, जिनमें से लगभग 4,000 किस्में केवल भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चावल की पूरे दुनिया में कितना किस्में हैं? 10,000। इसमें अकेले आप देखेंगे तो 4,000 की किस्म जो है ना सिर्फ भारत में ही उगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है वांची टॉप केला, रेड रॉट गन्ना, काला किट्टू गेहूं, लेग आर्म चावल। तो यहाँ पर देखेंगे कि वांची टॉप ये केला से संबंधित है। वांची टॉप जो रोग है ना, ये केला से संबंधित है, ये सही है। रेड रॉट जो होता है ना, ये गन्ना में ही देखने को मिलता है, ये भी सही है। और काला कीटू गेहूं में ही होता है, ये भी सही है। विकल्प नंबर डी गलत दिया हुआ है कि लेग आर्म जो है ये चावल से संबंधित है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, लेग आर्म जो है ना ये हृदय संबंधी रोग है, जिसमें धमनी पतला हो जाता है। ठीक है ना, लेग आर्म जो है एक रोग जो है ये हृदय संबंधी रोग है, जिसमें धमनी पतला हो जाता है। ठीक है, बाकी अपने जगह पर बिल्कुल सभी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती भारत में संसार के अन्य सभी देशों से अधिक होती है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती भारत में संसार के अन्य सभी देशों से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना इसका सही आंसर है। गन्ना की खेती विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि गेहूं और चावल तो देखेंगे कि नंबर 1 पर कौन है? चीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी चारे वाली फसल में न्यूनतम कुल पाच्य तत्व TDN जिसे कहते हैं होते हैं। किस चारे वाली फसल में न्यूनतम कुल पाच्य तत्व होते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, लूसर्न में, किसमें? लूसर्न में न्यूनतम कुल पाच्य तत्व पाए जाते हैं। 50% TDN वाले चारे पर गाय को खिलाए जाने पर इसका दैनिक सेवन 27 पाउंड घास होगा। ठीक है, आपको उतना ही याद रखना है, सिंपल से याद रखना है कि लूसर्न जो है ये फसल ऐसा है जो न्यूनतम कुल 5 तत्व इसमें होते हैं लूसर्न में। अगला सवाल है कि केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है?
ठीक है, ये तो पता चल गया कि केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। जबकि चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में स्थित है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा थोड़ा सा, दलहन अनुसंधान संस्थान भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? कानपुर में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सुनहरा गोल्डन चावल है। सुनहरा गोल्डन चावल है, क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर जो है सी विकल्प है। सुनहरा गोल्ड चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही है। सुनहरा चावल ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है। इसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रोविटामिन ए से परिपूर्ण है के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सल्फर यौगिक से अम्ल वर्षा होता है, ये सही है। ठीक है, और नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस ये बीमारी होता है, ये गलत है। नाइट्रोजन यौगिक से है ना क्लोरोसिस होता है, ये गलत है। हाइड्रोकार्बन ये कैंसर होता है, इससे ठीक है ये। और SPM इससे कम दृश्यता देखने को मिलती है, ये भी सही है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी गलत होगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरोसिस जो है ना ये क्लोरीन के कारण होता है। क्लोरोसिस जो है ना ये क्लोरीन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा, सवाल है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो आसान सा सवाल है, याद होगा बेनेट के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट के द्वारा अपनी पुस्तक में दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा व्यापक नीच कर्मता। ठीक है, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, अनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये सभी विलोपन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन व्यापक नीच नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सवाल है, खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण को दीर्घकालिक सांद्रण CNS, ठीक है, सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है। खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण CNS सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है। कौन सा प्रदूषण? तो ये प्रदूषण है आपका सीसा प्रदूषण। ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला में सीसा प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जबकि पारा आप जानते होंगे, पारा प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया हुआ है कि यूट्रोफिकेशन मात्र एक मानव जनित घटना है, ये कथन गलत है। यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन संबंध है, ये सही है। यूट्रोफिकेशन के साथ जल का पोषण संवर्धन संबंधित है, ये सही है। विकल्प नंबर 2 सिर्फ सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद रखा जा सकता है कि यूट्रोफिकेशन झील का प्राकृतिक रूप से पोषण समृद्धि से संबंधित है, इसके जल के सुपोषण से होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि चितान वसल गुफा चित्रकलाएं में स्थित है और संबंधित है। पहले तो ये बताना है कि चितान वसल गुफा चित्रकला कहाँ है और ये किससे संबंधित है, किस धर्म से। तो याद होगा ये तमिलनाडु में स्थित है ना। चितान वसल गुफा चित्रकला कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और ये आप देखेंगे तो ये जैन धर्म से संबंधित है। विकल्प नंबर डी सही होगा।
भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंग की द्वीप समूह है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे की द्वीप समूह कौन सा है, जो घोड़े के आकार का है? तो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आप देखेंगे ना तो ये घोड़े की नाल जैसे आकार वाला है, ये जो कि मूंगे का द्वीप है, जो परवाल से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरांज देलाराम सड़क के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यह अफगानिस्तान में है, बिल्कुल सही है। ये जरांज देलाराम सड़क कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। इसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है, तो ये भी कथन सही है। देखा जाए तो तीनों विकल्प सही है, यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा फिर। ठीक है, जरांज देलाराम के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये राजमार्ग जो है ना, ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इस राजमार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस राजमार्ग का निर्माण कार्य 2005 में शुरू हुआ था और 2009 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, इस राजमार्ग की कुल लंबाई 218 किलोमीटर है। ठीक है, जरांज देलाराम सड़क को इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम या सलमा डैम भी कहा जाता है, याद रखा जा सकता है। ठीक, अगला सवाल है लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर है ना कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा शांत घाटी में। ठीक है, शांत घाटी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि शांत घाटी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है ना। विकल्प नंबर बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है ना गुआम द्वीप, याद रखा जा सकता है कि गुआम द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी छोर पर। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये है ओटन तुल्य। सी विकल्प सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अपिको आंदोलन ये पी हेगड़े से संबंधित है, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन ये इसका शुरुआत बहुलाल गुना ही किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा, एसएल बहुगुणा, ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से का संबंधित मेधा पाटेकर से, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन का संबंध बाबा आमटे से नहीं है ना, याद रखना है। शांत घाटी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सुगाथा कुमारी थी। कौन थी? सुगाथा कुमारी, ना कि बाबा आमटे, सुगाथा कुमारी। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए ये सही है। अपिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, जबकि शांत घाटी ये सुगाथा कुमारी से संबंधित है। विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सवाल है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सभी को याद होगा, बिस्मार्क ने की थी। ठीक है, काउंट बिस्मार्क ने 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। चलिए हिटलर कौन था? हिटलर ये जर्मनी का शासक था, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, ये एक अर्थशास्त्री था। निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, बताना है कि कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और एशियान का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखा जा सकता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना आप देखेंगे, इसकी जो घोषणा की गई थी 1967 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट ये है कि इसके भारत इसका सदस्य नहीं है। इसके कुल मिला के आसियान के 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य कौन कौन हैं?
तो जो अजीब तरह का नाम से वो छोटा छोटा देश है सभी इसमें, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, ठीक है ना, फिलीपींस है, मलेशिया है, म्यांमार है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ठीक है। वैसे अभी याद रखिएगा कि आसियान का 11वें सदस्य तिमोर लेस्ते, ठीक है, कौन, तिमोर, एक छोटा सा देश है तिमोर लेस्ते, है ना। तो तिमोर लेस्ते को बनाने का निर्णय 2022 में लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत भारती के लेखक कौन है। ये तो आसान सवाल है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कन्फ्यूशियस, है ना, कन्फ्यूशियस कौन था, कौन था ये, तो ये एक चीनी दार्शनिक था, ठीक है, एक ये चीनी दार्शनिक था, है ना। वैसे भी चीन का चेहरा सबको देखकर कन्फ्यूज लोग हो जाते हैं कि पता नहीं वही आदमी था या दूसरा आदमी था, सबका चेहरा बिल्कुल एक जैसा दिखने में लगता है, तो सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस के दर्शन को मानने वाले कन्फ्यूशियसवाद धर्म के समर्थक कहलाते थे। अगला सवाल है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। ये भी आसान सवाल है, सभी को पता होगा, ये म्यांमार में है, ठीक है। गोल्डन रॉक पैगोडा ये म्यांमार में स्थित है। याद होगा, पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से घिरा हुआ है। अगला सवाल है किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था, ये लुई 14वें ने कहा था, ठीक है। लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। याद है इसी के समय, लुई 14वें के समय में ही फ्रांसी क्रांति हुई थी, है ना, कब, 1600 आई थिंक 64-65 के आसपास। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था, है ना। ये तो ज्योग्राफी में मेरा सेशन देखते होंगे तो सभी को पता होगा कि 1865 में हुआ था, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था और भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में देखने को मिलता है और सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है ना। और पर्यावरण के लिए कितना वन क्षेत्र होना चाहिए, पर्यावरण के लिए, स्वच्छ पर्यावरण के लिए कितना % वन होना चाहिए, तो 33%। मीन कैम्प का लेखक कौन है, ये तो सभी को पता होगा, शायद पिछला सेट में भी आया था। मीन कैम्प का लेखक है हिटलर। V.I. लेनिन का संबंध किससे है, V.I. लेनिन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है रूसी क्रांति से। लेकिन कब की घटना है ये, 1917 का, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से संबंध है लेनिन का। अगला सवाल है डांग शाओपिंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था। डांग शाओपिंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था, तो यह था चीन का, ठीक है ना। डांग शाओपिंग चीन देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को शुरू हुआ था, ठीक है। और 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 30 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण हिटलर की आक्रामक नीति को माना गया था, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि जर्मनी के साथ इटली और जापान ने भी युद्ध में ये भाग लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का किस वर्ष समाप्त हुआ था, 1939 में तो शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था, ठीक है। 1939 में शुरुआत हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था, ठीक है। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह की यात्रा की थी। अकबर ने अजमेर में स्थित है ना शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो इसकी यात्रा कब की थी अकबर, ये आपको बताना है। तो याद रखना है 1562 में किया था। कब किया था, 1562 में। अगला सवाल है वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। तो कहने का मतलब ये है कि वास्को डी गामा भारत के पहले किस तट पर पहुंचे थे, तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, है ना। कालीकट बंदरगाह सभी को पता होगा आई थिंक। कब पहुंचे थे, तो 1498 ईस्वी को, ठीक है।
और ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, ठीक है। और वास्को डी गामा का एक स्मारक भी बना हुआ है, पता है कहाँ है आप लोग को? कहाँ पे स्थित है ये? कोचीन में, जो कि केरल में है। तो वास्को डी गामा का स्मारक भी बना हुआ है कोचीन में, ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है ना। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश को ही हम लोग जानते हैं किसे मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था, ठीक है। बाद में फिर देखेंगे कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। वैसे देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, ठीक है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो कई बार आप लोग बता चुके हैं, 1885 में हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी, ठीक है। याद होगा इसी समय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, ठीक है। बंगाल विभाजन विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 में के द्वारा आयोजित की गई थी? सिंपल सा, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था ना 1925 में, ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। इसको अंजाम किसने दिया था, याद है किन्हीं को? तो ये इनका अंजाम देने वाले व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी, है ना। इन सभी को फिर बाद में फांसी भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो याद रखिएगा, पहला था यूरोपीय जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल था, अर्थात बी विकल्प सही है। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? 1924-25 याद रखना है। अभी हमें विचार करना है, 4 विकल्प दिया गया, बताना इसमें उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम कौन सा है, ठीक है। तो याद होगा सबसे पहले इसमें से कौन सा आंदोलन हुआ था? गांधी जी सबसे पहले आंदोलन कौन सा किए थे दिए गए विकल्प में से? तो सबसे पहले किए थे चंपारण सत्याग्रह, है ना। राजकुमार शुक्ल के कहने पर जब बिहार आए थे तो सबसे पहला आंदोलन इनका यही माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीसरा नंबर होना चाहिए। ये दोनों सही हो सकता है। फिलहाल आगे देखते हैं, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। इस बार फिर देखेंगे कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने हड़ताल किया था 1918 में, ठीक है। तो इसके बाद अब देखेंगे 1918 का ये हो जाएगा आपका ये वाला आंदोलन। 1918 में ही खेड़ा विद्रोह भी हुआ था ना, लेकिन इसके बाद हुआ था, ठीक है। इसके बाद हुआ था खेड़ा का आंदोलन। इससे पहले हो गया था अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा ये वाला, फिर फर्स्ट रॉलेट एक्ट जो था वो तो बहुत बात की घटना है ना, 1919 की बात है ये। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये वाला ऑप्शन। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। अगला सवाल है, इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? दिए गए विकल्प में से बताना है कौन इसमें शामिल था। तो अलीपुर बम संयंत्र 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए। इसके साथ ही याद रखना है इसमें अरविंद घोष शामिल था। अगला सवाल है,
राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो याद रखना है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन वर्धा में किया गया था। कहाँ पे? वर्धा में। ठीक है, याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो चैम्सफोर्ड ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है, यही कथन सही दिख रहा है। लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार गलत है। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन ये भी गलत है। लॉर्ड हॉर्डिंग दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है ना, ये रॉलेट एक्ट क्या था, कब आया था? तो याद होगा पहला तो कि भारत के वायसराय चैम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि वायसराय चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर के 1921 के मध्य था। तीसरा पॉइंट, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद को कुचलना। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, इसके तहत पता है क्या था? इसके तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट जो लाई गई थी ना, इसमें एक नियम बनाया गया था कि अगर संदेह भी होता है तो संदेह के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा रॉलेट एक्ट के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष में किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सभी को याद होगा 1942, 14 जुलाई 1942। ठीक है, पूरा डेट याद रखिए, 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पर? वर्धा में, है ना। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई विशेष बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? सवाल है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? सही आंसर है इसका डच। चलिए अगला सवाल है, सात दिसंबर 1941 को किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया? सवाल है, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? कौन सी घटना थी यह बताना है। तो घटना थी, याद होगा, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, है ना। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन याद रखना है बेलग्रेड 1961 में आयोजित किया गया था। ठीक है, बेलग्रेड में। कब? 1961 में। अगला सवाल है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? शेरशाह सूरी के समय में, इन्हीं ने तो बनवाया था। ठीक है, तो याद रखना है शेरशाह सूरी इसका सही होगा। इसे अब NH1 एवं NH2 जो कि अब NH19 के नाम से जाना जाता है, को GT रोड के नाम से भी अब जाना जाता है, याद रखिएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? विकल्प में दे रखा है हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। ठीक है, अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 563 BC में कहाँ हुआ था? सभी को याद होगा लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था, जबकि कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? बताना है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी विकल्प सही होगा, याद रखना है। ठीक है,
महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, याद रखना, सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ठीक है, सही आंसर होगा इसका लॉर्ड कर्जन, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, कौन थे ये? तो ये व्यक्ति थे, याद रखना है, मॉन्टेग्यू थे ये, विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट, जो कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध में हुआ था ये। ठीक है, याद होगा, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन, ठीक है ना, तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह, याद होगा, 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था और फाइनली गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नवसारी जिला के दांडी या तटीय गांव की यात्रा की थी। ठीक है, और याद होगा 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 350 के क में है। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। ठीक है, और इसका गठन किया गया था 1983 में और अपना रिपोर्ट इन्होंने 1988 में सौंपा था। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में स्पीकर पद पर सुशोभित की गई थी। ठीक है, 16वीं लोकसभा में स्पीकर पद को सुशोभित करने वाली दूसरी महिला सुमित्रा महाजन थी और पहली कौन थी? मीरा कुमार। अगला सवाल है, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। कहाँ पे किया गया था सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ? तो किया गया था ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले आरंभ किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? ठीक है, तो ये कहा था, याद रखिएगा, थॉमस पेन ने कहा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? याद होगा 3 प्रकार के होते हैं, है ना, विकल्प नंबर सी सही होगा। कौन कौन से ये भी याद रखना चाहिए और किस आर्टिकल्स में है ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है और ये आर्टिकल आप देखेंगे तो 352 से लेकर 360 तक के आपातकाल से संबंधित है, 352, 56 और 60। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य आपातकाल। चलिए आगे देखते हैं, याद रहेगा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए राष्ट्रीय आपातकाल आप लोग खुद समझ लीजिएगा, जगह नहीं है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, ये आता है 356, और एक है आपका वित्तीय आपातकाल जो आता है 360 के अंतर्गत। ये 3 महत्वपूर्ण आपातकाल हैं, याद रखना है। अगला सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, कहाँ पे है ये? क्या भारत में है, कहीं और है? तो ये देखिएगा, तो भारत में भी है और यूएसओ में भी है। ठीक है, भारत और यूएसए में है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। तो याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था? सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था?
तो ये थे थॉमस क्राइकल, ठीक है ना, बी विकल्प सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, केवल राज्यसभा में, ठीक है, केवल राज्यसभा में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये भारत और यूएसए दोनों में है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के किसी भी परिस्थिति में, या संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछ करके। कब बना सकती है ये आपको बताना है। तो याद रखना है, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, ठीक है। अगर संसद चाहती है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाए, तो कब बना सकती है? जब वो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति ले, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही होगा यहाँ। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, कब हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था, ठीक है। भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के आधार पर, ठीक है, ये तो गलत है। इस बात है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यवाधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, ये सही लग रहा है। कर दरों में महत्वपूर्ण के साथ, तो ये कथन गलत दिख रहा है। तो ए और सी दोनों सही लग रहा है, ठीक है। पता नहीं इसमें आंसर क्या दिया है, एक बार देख लेना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ए और सी दोनों सही हैं। चलिए अगला सवाल है, गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश आकर्षित किया है? गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा निवेश, जो होता है सीधा विदेशी निवेश, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अंतर्वाह आकर्षित किया है? तो याद कीजिएगा, बी दशक यहाँ पे सही होगा, सर्विस सेक्टर में। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, याद रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय बैंक में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कॉर्पोरेशन बैंक है, विजया बैंक है, देना बैंक है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी विकल्प। अगला सवाल है, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? याद रखना है, ये नीति आयोग के तहत इसका स्थापित किया गया है, इसके अधीन इसको स्थापित किया गया है, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन जो है। कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है, यह किसके द्वारा दी गई वृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एल पसीनेती। अगला सवाल है, गिल्ट एज बाजार का क्या अर्थ है? गिल्ट एज बाजार का अर्थ बताना है कि क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ है सरकारी प्रतिभूति बाजार से, सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंध है गिल्ट एज का, ठीक है। तो याद रखिएगा, गिल्ट एज बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूति बाजार। अगला सवाल है कि एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा की मांग का, ठीक है। एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। अगला सवाल है, प्रीवियस सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है? ठीक है, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। प्रीवियस सिंगर परिकल्पना किससे संबंधित है ये? तो याद रखना है विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों से। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? जिसे शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, सेज, ठीक है। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था ये पारित किया गया था 2005 में, लेकिन कब? मई 2005 में। नवरत्न का विचार संबंधित है, नवरत्न का विचार संबंधित है किससे है ये? तो ये संबंधित है, याद रखना है यहाँ पे, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से, ठीक है। नवरत्न जो है ना, ये
सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। अगला है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा ये मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, से विकल्प सही होगा। ठीक है ना, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो याद होगा कई बार आप लोग को हम ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ा चुके हैं, इसका ट्रिक भी आप लोग को बताए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। अक्षांशीय पूछा है ना, देशांतरीय पूछता तो ये विकल्प हो सकता था। ठीक है, वैसे बहुत ABC में बहुत ही क्लोज डेटा पूछ लिया है वैसे, पर बट फिर भी अगर मेरा ट्रिक याद होगा तो सी ऑप्शन आसानी से दे सकते थे। अब अगला सवाल है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। बिल्कुल सही है। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य से। पिछला ही सेशन हमने बताया था, पिछला सेट में कौन कौन से राज्य थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी है, विकल्प नंबर सी बी सही होगा, बी। ठीक है, डोडा बेटा जिसका नाम है, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, जबकि कोडाई कनाल जो है ये पुरानी पहाड़ी पर स्थित है। अगला सवाल है अंगूर की व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है? जैसा कि हमने शायद इसी सेट में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आया था, जो हम कह रहे थे उसे विटीकल्चर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है इसका मात्र 6 किलोमीटर की लंबाई है और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह के बीच में बनाई गई है और इस NH का नाम है NH47। ठीक है, और इसकी लंबाई कितना है? 6 किलोमीटर है। अगला सवाल है PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है आपदा प्रबंधन क्षेत्र से, आपदा प्रबंधन क्षेत्र से, अर्थात डी विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, वहीं याद रखिएगा मैनचेस्टर सिटी मुख्य रूप से इंग्लैंड में स्थित महानगर है। सूती वस्त्र का उत्पादन वाला अग्रणी जगहों को मैनचेस्टर उपनाम दिया जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया था और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ये सब पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? क्या हो जाएगा बताइए, कई बार बता चुके हैं। सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। याद रखिएगा जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत होता है वो उतना अच्छा कोयला माना जाता है। तो अब देखेंगे कि एंथ्रासाइट में 90% से ज़्यादा इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी याद रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला जलने पर धुआं नहीं देता, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा धुआं उतना कम देगा और देर तक ये अत्यधिक ऊष्मा देने के कारण से कुकिंग कोयला भी कहा जाता है, जो धातु को गलाने में मदद करता है। ठीक है, भारत में अधिकतर पता है किस प्रकार का कोयला मिलता है? बिटुमिनस। ठीक है ना, भारत में अधिकतर कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें कार्बन का मात्रा 70 से 90% के बीच में होता है। चलिए अगला सवाल है निम्न में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है? तब देखेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में चाय मिलता है लेकिन राजस्थान में नहीं मिलता। अगला सवाल है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये तो आसान सा सवाल है, बंदरगाह कहाँ पर है ये वाला? श्रीलंका में। अगला सवाल है कि चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? यह शायद आप पहली बार देख रहे होंगे या फिर अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। बट चूखा जल विद्युत परियोजना ये भूटान में स्थित है। कहाँ पे? भूटान में स्थित है। भारत का लिंगानुपात कितना है? ये तो आसान सवाल है, कितना हो जाएगा? 943। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं और ये जनगणना 2011 के अनुसार है। बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना है ये कार्यालय पटना में स्थित है। कहाँ पर है?
पटना में, सी विकल्प सही होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि जारवा किस स्थान की जनजाति है? जारवा। ठीक है। तो ये जारवा जनजाति या जरावा जनजाति जो कहें आप, है ना, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति है। विकल्प नंबर बी सही होगा। अच्छा, ये सवाल अच्छा है कि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर क्या है यहाँ पे? म्यांमार। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, तो 4 सवाल बचा हुआ है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व पूछा है ना पृथ्वी की भूपर्पट्टी में, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है? सिलिकॉन है। देखिए भूपर्पट्टी पूछा है, अगर पूरा पृथ्वी पूछा जाता ना तब कोई लोहा होता, लेकिन भूपर्पट्टी पूछा है तो सिलिकॉन होगा। ठीक है। चलिए, जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानना है हम लोगों को कि जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जल्दापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, सुमेलित करना है। तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ये कंप्रेस नेचुरल गैस होगा इसका, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में की गई थी, है ना। सी विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल है, शांति घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? है ना, साइलेंट वैली। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर कुछ आया था ना कहीं पे, तो शांति घाटी बचाओ यानी साइलेंट वैली, इनके जो कर्ताधर्ता हैं, कह सकते हैं इसके जो प्रेरणा थे कौन थी? सुजाता कुमारी थी। ठीक है। मेधा पाटेकर का हमने बताया था वहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। चलिए अगला सवाल है, अच्छा ये बाबा आमटे जो है ना, ये वन आश्रम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं सेट का। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब यह नाम दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, मतलब क्या नाम दिया गया है ये बताना है। तो याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब कि NDB, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2014 में की गई थी, याद है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है शंघाई में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और NDB के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्य हैं 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। ठीक है, पहले 6 सदस्य थे, इसमें अभी हाल ही में 2 नए सदस्य को ऐड किया गया है, माफ़ कीजिएगा 3 नए सदस्य को ऐड किया गया। पहले इसके संस्थापक देश कितने थे? पहले 5 थे। ठीक है, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, ठीक है, इंडिया, चाइना और ये एस पर क्या हो जाएगा बताइए? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 थे पहले। इसके बाद फिर इसमें 3 नए सदस्यों को ऐड किया गया है। कौन कौन? UAE को शामिल किया गया है इसमें। इसके बाद उरुग्वे को शामिल किया गया है, उरुग्वे, और एक और देश इसमें शामिल किया गया है, बांग्लादेश को। इन 3 देशों को शामिल किया गया है इसमें, ब्रिक्स डेवलपमेंट में, ब्रिक्स जो बनाया गया है उसमें। तो ये था 100 प्रश्न। ये सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।